नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीएस मॉक टेस्ट नंबर 10 लेकर आया हूं और इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान से जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है जहां से सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कम समय में ज्यादा पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा इधर उधर की बातों से बचिए और मेहनत करिए, टू द पॉइंट रिवीजन करिए, वही परीक्षा में पूछा जाएगा और सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एक बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यह संपूर्ण गाइड बुक आपको मिलने वाली है जिसमें आपके सभी विषय होंगे, 2200 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न होंगे और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर पूरी विषय सूची दी गई है जिसमें आपके सबसे पहले करंट अफेयर्स और फिर आपके 4 सॉल्व पेपर, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट। भारतीय इतिहास का आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित कंटेंट दिया गया है। भौगोलिक विस्तार के बारे में यहाँ पर माइंड मैप बनाकर बताया गया है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान। प्रैक्टिस करने के लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिन्हें लेकर अपनी तैयारी आप मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप एक सुव्यवस्थित किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 की भारतीय इतिहास के पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्रमुख स्थलों और वहां से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों का सही मिलान करें और सत्य विकल्प चुनें। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, बनावली पक्की मिट्टी का बना हुआ हल। तो यहां पर कौन से कथन सही है उनके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। यूपीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात से कृत्रिम गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य, धौलावीरा गुजरात से जल संरक्षण की विशिष्ट प्रणाली और बनावली हरियाणा से मिट्टी का हल मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न एक बिंदु एक है कि इंद्र को पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है और ऋग्वेद में उनके लिए सबसे अधिक सूक्त समर्पित हैं। क्या यह सही है? वरुण को जल का देवता और ऋत ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। तो बताइएगा कौन से कथन सही है। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद के 250 सूक्त उन्हें समर्पित हैं। वरुण को नैतिक नियमों का संरक्षक माना जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा दुखों से मुक्ति पाने के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक भक्ति। तो यहां पर जो शामिल नहीं है अष्टांगिक मार्ग में वो है आपका सम्यक भक्ति। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, संयम, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। इसमें भक्ति डिवोशन का कोई स्थान नहीं है क्योंकि बौद्ध धर्म व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों पर जोर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में वर्णित रज्जुक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? बताइएगा मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में वर्णित रज्जुक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। भूमि की पैमाइश, न्याय प्रशासन और राजस्व वसूली करना। मौर्य प्रशासन में रज्जुक आधुनिक जिलाधिकारियों के समान थे। अशोक के तीसरे शिलालेख के अनुसार उनका मुख्य कार्य भूमि का मापन करना,
राजस्व वसूलना और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रदान करना था। अशोक ने उन्हें न्याय के मामले में स्वतंत्र अधिकार दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करने वाली प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत आसान उत्तर है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संत विग्रहिक विदेश मंत्री हरिसेन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा और चंपू शैली में लिखा गया था। यानी कि चंपू शैली उसे कहते हैं जहां पर गद्य और पद्य दोनों हो। इसमें समुद्रगुप्त के अन्य सैन्य अभियानों का वर्णन है। ठीक है, तो किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। भाषा संस्कृत थी और शैली चंपू थी और इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों में से एक चंदेरी का युद्ध 1528 में जो लड़ा गया, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? बताइएगा। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों में से एक चंदेरी का युद्ध 1528 निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध 1528 मुगल सम्राट बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और उसने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। इससे पहले 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा का हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में लड़े गए निम्नलिखित निर्णायक युद्धों को उनके घटित होने के सही कालक्रमानुसार सबसे पहले से बाद में व्यवस्थित करें। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और कालिंजर का अभियान। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ा था, यानी कि शेरशाह इसमें भी जीता था। कालिंजर का अभियान 1545 में हुआ और शेरशाह सूरी की यहां पर मृत्यु हो गई। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली पुनः प्राप्त की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जब मर गया तो हुमायूं फिर से आया और उसने सिकंदर सूरी को हराया और दिल्ली की गद्दी वापस प्राप्त की। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमें हुमायूं के जीवन से देख के सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत काल में अकाल और सूखे से निपटने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस सुल्तान ने दीवार ए अमीर कोही नामक एक सरफता नए और अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत काल में अकाल और सूखे से निपटने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए और अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी? बिल्कुल नए। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और किसानों को सौंदर्य यानी कि कृषि ऋण प्रदान करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। हालांकि भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अक्षमता के कारण यह योजना विफल रही थी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल वास्तुकला के संदर्भ में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित इमारतों में से किसे कला समीक्षकों द्वारा स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, तुर्की सुल्ताना का महल। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में स्थित तुर्की सुल्ताना का महल आकार में छोटा लेकिन अपनी अत्यंत सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसकी भव्यता के कारण इसे मुगल वास्तुकला का स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के सूफी आंदोलन के इतिहास में चिश्ती सिलसिले के निम्नलिखित प्रमुख सूफी संतों में से किसे जनता द्वारा महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय की उपाधि से नवाजा गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक थे, जिनका दरगाह दिल्ली में स्थित है। उन्हें प्यार से महबूब ए इलाही कहा जाता था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासन देखा था, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान लड़ा गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो ये जो समाप्त हुआ था ये आपका लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 में हुआ, सिखों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें सिख सेना पराजित हुई। यह युद्ध 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसके तहत सिखों को जालंधर दोआब अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और भारी युद्ध जुर्माना हर्जाना देना पड़ा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्थाओं में से एक महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया था। दूसरा है, इस व्यवस्था में भू राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी अलग अलग किसानों की नहीं बल्कि पूरे गांव या महाल की सामूहिक रूप से होती थी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से हाल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी और विलियम बेंटिक के समय लागू हुई। इसमें पूरे गांव या संपदा को एक महाल माना जाता था और ग्राम प्रधान लंबरदार पूरे गांव की ओर से लगान वसूल कर अंग्रेजों को जमा करता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शिक्षा के विकास के इतिहास में किस ऐतिहासिक दस्तावेज या घोषणा को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वुड का डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में एक व्यापक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के महान विद्रोह की प्रकृति और उसके महत्व का गहन विश्लेषण करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो 1909 में प्रकाशित हुई, में इस विद्रोह को केवल एक सिपाही विद्रोह मानने से इनकार किया। उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आप सही है। और सही है आपका ऑप्शन सी, 1929 का लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जन आंदोलन 1922 में हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा अचानक वापस ले लिया गया था। इस आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने असहयोग के लिए मिली केसर ए हिंद उपाधि वापस कर दी थी। फरवरी 1922 में गोरखपुर की चौरी चौरा में हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन जलाने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभिक चरण में वर्ष 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत नामक एक गुप्त और सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर और उनके भाई ने। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त समाज बनाया था। इसी संगठन के बाद में 1904 में इटली के मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर अभिनव भारत में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए हुए गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रमुख शर्त पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई थी? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना।
गांधी इरविन समझौते, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, के तहत ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों को छोड़ने पर सहमत हो गई थी, किंतु इरविन ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह और उनके साथी की फांसी की सजा माफ करने या उसे बदलने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा पहली बार भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष चुनाव और द्विसदनीय व्यवस्था। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, राज्य परिषद और विधानसभा की शुरुआत की। इसने सीमित मताधिकार के आधार पर देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली भी पेश की। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम से आई। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण करने वाली भारत की संविधान सभा का ऐतिहासिक रूप से गठन निम्नलिखित में से किस योजना या प्रस्ताव की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत की संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अगला जो हमारा खंड है वो है भूगोल का, ज्योग्राफी। भारतीय हिमालय के अनुदैर्ध्य नदी घाटियों के आधार पर विभाजन के संदर्भ में सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के विशिष्ट हिस्से को भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। सिंधु और सतलुज के बीच का पंजाब कश्मीर हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय जो मुख्यतः उत्तराखंड में आता है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहा पुराना और जटिल जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी जल विवाद है। कावेरी बेसिन का विस्तार 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में है, इसलिए जल का बंटवारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच एक न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा तय किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, 4 क्षेत्रों में जोन 5 सबसे अधिक खतरे वाला है। देखिए जोन 1 नहीं है, 2 से शुरुआत होती है, 4 क्षेत्र हैं और जोन 5 जो है वो सबसे अधिक खतरे वाला है। बीच में एक जोन बढ़ाया गया था लेकिन उसको फिर हटा दिया गया, क्योंकि उससे क्या होता है, जब एक नया जोखिम वाला जोन बनाया गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो निर्माण है अगर उस जोन के अनुसार कराया जाता है तो जो खर्चा है वो 4 गुना लगभग बढ़ जा रहा था, तो इसलिए क्या किया गया, उस जोन को हटा दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत को भूकंपीय संवेदनशीलता के आधार पर 4 जोनों, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में बांटा है। जोन 1 को भी हटा दिया गया है। इनमें जोन 5 सबसे अधिक सक्रिय और खतरे वाला क्षेत्र है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। बीच में जोन 6 जोड़ा गया था और यह हिमालयी क्षेत्र था ज्यादातर। अब यहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा था, अगर वो उस जोन के अनुसार होता तो एक जोन बढ़ने पर जो खर्चा है निर्माण का वो लगभग 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, तो वो खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए उस जोन 6 को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण में लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि यह मिट्टी मुख्य रूप से उच्च तापमान और भारी वर्षा, लीचिंग वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है ये मिट्टी चाय, कॉफी और काजू जैसी बागानी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया के कारण होता है। इसमें लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसका रंग ईंट जैसा लाल होता है।
उर्वरक डालने पर यह मिट्टी चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, विशेषकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति का सबसे बड़ा और सघन क्षेत्र है जो रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है, भारत की और विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है। यहां सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का एकमात्र मैंग्रोव आवास है। भारतीय कृषि प्रणाली और फसली ऋतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। सरसों, चना, जौ, मक्का। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ये रवि की फसलें हैं। ठीक है, प्रश्न पूरा मैंने पढ़ा नहीं। इनमें से कौन सी फसलें मुख्य रूप से सर्दियों में बोई जाने वाली रवि की फसलें, ये प्रश्न था। रवि की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसमें प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ में बोई जाने वाली फसल है। जो अब नया संस्करण आया है मक्का का, वो फरवरी मार्च में भी बोया जाता है, जिसकी कटाई जून लास्ट में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी क्षेत्र कोयला भंडार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, दामोदर घाटी क्षेत्र। भारत का लगभग 80% कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले दामोदर घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कोयला भंडार हैं, जैसे झरिया, रानीगंज, बोकारो। इसे खनिजों की प्रचुरता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सड़क परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना भारत के किन 4 प्रमुख महानगरों को एक साथ जोड़ती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह 5,846 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनसांख्यिकी के संबंध में 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस एकमात्र राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 0 से नीचे यानी नकारात्मक दर्ज की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी और इसकी वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी। मेघालय में सर्वाधिक 27.9% थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये नदियां मौसमी होती हैं और इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, ये नदियां अपने विकास के युवा चरण में हैं और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो यहां पर जो कथन है कौन से सही है आपसे पूछा गया और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा मौसमी होती हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं, जबकि हिमालयी नदियां 12 होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी हैं और अपने प्रौढ़ चरण में पहुंच चुकी हैं, जिससे इनकी घाटियां चौड़ी और उथली हो गई हैं, ना कि युवा और गहरी। अगला प्रश्न है आपका कि भूविज्ञान के अनुसार सक्रिय ज्वालामुखी से उद्गार के दौरान पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलने वाली विभिन्न पदार्थों और गैसों में से सबसे अधिक मात्रा में आयतन के अनुसार किसकी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी निकलती है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली गैसों में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60 से 90% जलवाष्प का होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकलती हैं। यद्यपि लावा सबसे अधिक दिखाई देता है, लेकिन गैसों में जलवाष्प सबसे प्रचुर है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के महासागरों के भूगोल के संदर्भ में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सार गैसों सागर की सबसे प्रमुख और अनूठी विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी जो अनूठी विशेषता है वो है ऑप्शन बी, ये चारों ओर से समुद्री जलधाराओं से घिरा एक शांत और बिना भूमि तट वाला सागर है।
सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी भूमध्य रेखीय जैसी समुद्र जलधाराओं के एक चक्र से घिरा हुआ है, जहां पानी शांत रहता है और सतह पर सार गैसम नामक समुद्री घास तैरती है। प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रमुख गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि अधिक से कम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन है, फिर आपकी ऑक्सीजन है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन लगभग 78.08% है, ऑक्सीजन लगभग 20.95% है, आर्गन का जो प्रतिशत है लगभग 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी 0.036% है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, अरब का मरुस्थल। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके बाद अरब का मरुस्थल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यमन, ओमान आदि देशों में फैला हुआ है। गोबी जो है वो एक शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की प्रमुख झीलों के संदर्भ में आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील कौन सी है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, बैकाल झील। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक भ्रंश घाटी की झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी लगभग 1642 मीटर, सबसे पुरानी और आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें पृथ्वी की सतह के मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। सुपीरियर झील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जिब्राल्टर जलसंधि किन दो प्रमुख महाद्वीपों को एक दूसरे से भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यूरोप और अफ्रीका। जिब्राल्टर जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उत्तर में यूरोप, स्पेन और दक्षिण में अफ्रीका, मोरक्को को अलग करती है। साथ ही यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के प्रमुख पर्वत शिखरों के संदर्भ में दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। यह दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत है और एशिया हिमालय के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव भूगोल और जनजातियों के आवास के संदर्भ में बर्फ के ब्लॉकों से बने घरों, इग्लू में रहने वाली प्रसिद्ध एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से विश्व में किन भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, कनाडा और अलास्का और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्रों में। एस्किमो या इन्यूट आर्कटिक क्षेत्रों के स्वदेशी लोग हैं। ये अत्यधिक ठंडे टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों जैसे उत्तरी कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। सर्दियों में शिकार करने के लिए वे बर्फ से बने गुंबददार घरों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था और नकदी फसलों के उत्पादन के संदर्भ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का उपयोग चीनी और एथेनॉल दोनों बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत गन्ने के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और उपभोक्ता के रूप में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ना कि बुध, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। दूसरा है मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन शुक्र का वायुमंडल घने कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो गर्मी को फंसा लेता है।
जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। मंगल ग्रह के दो ही प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक फोबोस है और दूसरा डीमोस है। अगला जो हमारा खंड है वो है भारत की राज्य व्यवस्था, और पहला प्रश्न है इसका और आज का 41वां कि भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा इस समिति में कुल कितने अन्य सदस्य शामिल थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 6। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, कुल 7। वे सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार भी लिया गया है। देखिए, पढ़ते जरूर हैं मैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये नीदरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन जब आप मूल में जाएंगे तो ये सारा कुछ बनाया हुआ है अंग्रेजों का ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, नीदरलैंड में भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे। तो इंग्लैंड की संसद जो कानून बनाकर इन देशों में लागू कर रही थी वही सब यहां पर थे ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, और वही यहां पर बाद में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पूरी तरह से संघ और राज्यों की राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, भाग 17। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में है। भाग 15 चुनाव, भाग 18 आपातकाल और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए के तहत भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 3 पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इनमें 6 धार्मिक समुदाय शामिल हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि कारण बताया गया कि ये वहां पर बहुसंख्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत प्रदान किए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सरकार या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की कठोर आलोचना। अनुच्छेद 19(2) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और न्यायालय की अवमानना। किंतु लोकतंत्र में सरकार या राजनीतिक दलों की शांतिपूर्ण आलोचना करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने निर्धारित कानूनी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रतिषेध रिट। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 द्वारा रिट जारी करता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो उच्च न्यायालय उसे रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करता है, जिसका अर्थ है रोकना, टू फॉरबिड। यह कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उनकी वैचारिक प्रकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है बल्कि उदार बौद्धिक है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, देश भर में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। गांधीवादी सिद्धांत वे हैं जो गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के पुनर्निर्माण कार्यक्रमों पर आधारित हैं, जैसे पंचायतें अनुच्छेद 40, कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 और मद्य निषेध अनुच्छेद 47। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 51 टा के तहत माता पिता या अभिभावक का यह 11वां मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार हर माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार भी जोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत वीटो अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयकों पर वीटो शक्ति नहीं होती है, उन्हें इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार है, जिसका उपयोग वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर जो सही कथन है आपका वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, उनके पास इन पर कोई वीटो नहीं है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है, जिससे उनके पास असीमित पॉकेट वीटो की शक्ति आ जाती है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाकघर विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। तो आपके दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसकी अध्यक्षता करता है। क्या उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राज्यसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नहीं, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह एक बाहरी पीठासीन अधिकारी है। अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चूंकि वह सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे प्रथम दृष्टया मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन मतों की बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के दौरान कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी निर्णय कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। यदि वह विवाद उत्पन्न होता है कि कोई विधेयक धन या विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय यदि वह दल बदल के आधार पर हो, तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा विधानसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा विधान परिषद में सभापति द्वारा किया जाता है। कियोतो होलो हान मामले में के बाद इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के पिछले निर्णयों, आदेशों पर फैसलों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने की असाधारण शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि न्यायालय अपने ही पूर्व निर्णयों से बाध्य नहीं है, और यदि उसे लगता है कि कोई गलती हुई है या न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह अपने पिछले फैसले को बदल सकता है, जैसे गोलकनाथ मामले को केशवानंद मामले में बदला गया था।
अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने या पदच्युत करने की प्रक्रिया का स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में वे आधार या प्रक्रिया बिल्कुल नहीं बताई गई है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति जब चाहे आमतौर पर केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल को हटा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है, कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, जो उस राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सबसे बड़ी है जहां पर 403 सदस्य हैं। गोवा 40, मिजोरम 40 और सिक्किम 32 न्यूनतम 60 के नियम के अपवाद हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी स्थानीय सुशासन नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग और कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भाग 9 का और 12वीं अनुसूची। 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 और 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय जोड़े, और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं के लिए संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में संसद द्वारा पारित एक कानून के अनुसार राष्ट्रपति यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक धन के संरक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट संघ सरकार के खातों से संबंधित जो होती है संवैधानिक रूप से किसे सौंपते हैं? तो यह सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं जहां लोक लेखा समिति इसकी विस्तृत जांच करती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किए जाने वाले वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 2 महीने के भीतर। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा को जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। भारत में इसे आज तक कभी लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन करने की अंतिम और सर्वोच्च विधायी शक्ति किसके पास निहित है? तो यह निहित है भारत की संसद के पास। अनुच्छेद 368 स्पष्ट रूप से भारत की संसद को अपनी घटक शक्ति के प्रयोग से संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। न्यायपालिका केवल उस संशोधन की वैधता की जांच कर सकती है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की। प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के संदर्भ में यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश में उत्पादन कर रहे सभी विदेशी नागरिकों की आय को घटा दिया जाए और विदेशों में काम कर रहे उस देश के नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चाहे वे देश के भीतर हो या बाहर। गणितीय रूप से जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में
स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक योजना काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। स्वतंत्रता के समय और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि प्रधान थी। उस समय जीडीपी में 50% से अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था और अधिकांश कार्यबल भी इसी में लगा था। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक लगभग 53 से 56% तक रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी मापन के इतिहास में वर्ष 1993 में प्रस्तुत लकड़ावाला समिति के रिपोर्ट में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से किस आर्थिक सूचकांक का उपयोग किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए अलग अलग। प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में 1989 में बनी समिति ने 1993 में रिपोर्ट दी। इन्होंने कैलोरी खपत के साथ साथ गरीबी रेखा को अद्यतन करने के लिए शहरी क्षेत्र हेतु CPI-IW उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु CPI-AL उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक का उपयोग करने की ऐतिहासिक सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण और अनुमान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन नहीं किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्रों के सुधारों से है 1991 और 1998। अन्य तीनों समितियां सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, सी रंगराजन समिति 2014 और लकड़ावाला समिति 1993 भारत में गरीबी मापने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि व्यापक अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह अत्यंत जटिल और हानिकारक स्थिति है जिसमें मुख्य रूप से कौन सी दो स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों ठहराव, मंदी और मुद्रास्फीति से मिलकर बना है। यह वह दुर्लभ स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में एक ही समय पर उच्च महंगाई होती है, आर्थिक विकास दर रुक जाती है यानी कि मंदी, और बेरोजगारी अपने चरम पर होती है। इसे पारंपरिक मौद्रिक नीति से नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति उपकरणों के उपयोग के संदर्भ में यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को अचानक बढ़ा दिया जाता है तो बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहकों को ऋण देने की क्षमता तुरंत कम हो जाएगी। नगद आरक्षित अनुपात CRR बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है। यदि CRR बढ़ाया जाता है तो बैंकों को अधिक पैसा आरबीआई के पास ब्लॉक हो जाएगा जिससे उनके पास बाजार में लोगों को ऋण देने के लिए कम धन बचता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रास्फीति और तरलता प्रबंधन के उपयोग की जाने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत खुले बाजार की क्रियाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई का एक महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण है। इसके तहत आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों से खरीदता, बाजार में पैसा डालने के लिए या उन्हें बेचता, बाजार से पैसा सोखने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, छोटे किसानों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ऐतिहासिक रूप से किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्ष 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था। RRB की पूंजी में केंद्र सरकार 50%, प्रयोजक बैंक 35% और राज्य सरकार 15% की हिस्सेदारी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित करों पर विचार करें। निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तिगत आय कर। इनमें से कौन से भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बोझ और प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है
जिस पर वह लगाया जाता है, इसे दूसरों पर नहीं टाला जा सकता। निगम कर कंपनियों के लाभ पर और व्यक्तिगत आयकर व्यक्तियों की आय पर लगता है, ये प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण घाटे के संकेतकों में से एक राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था की किस विशिष्ट वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों कर और गैर कर से अधिक हो गया है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का शुद्ध राजस्व व्यय जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी आदि उसकी राजस्व प्राप्तियों जैसे टैक्स फीस से अधिक हो जाता है। यह दर्शाता है कि सरकार अपने दैनिक कामकाज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है और उसे उधारी लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1991 के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने और विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति के तहत सबसे पहला और त्वरित कदम क्या उठाया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय रुपए का 2 चरणों में भारी अवमूल्यन। 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के समय भारत के पास केवल 15 दिन की आयात का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में सबसे पहले भारतीय रुपए को 2 चरणों में भारी अवमूल्यन किया, लगभग 18 से 19%, ताकि भारत का निर्यात सस्ता हो और विदेशी मुद्रा देश में आए। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में यदि भारतीय रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सरकार या केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति के कारण अपने आप गिर जाता है, तो इसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका मुद्रा का मूल्य ह्रास। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब बाजार की मांग और आपूर्ति के कारण मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम करता है तब उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के अधिकारी और 3 भारत सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र अर्थशास्त्री। इस समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वित्त मंत्री नहीं। इसके निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं और इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 1960 के दशक मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक और प्रत्यक्ष प्रभाव उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग के कारण मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन पर पड़ा था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गेहूं और चावल पर। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। इसका सबसे अधिक और चमत्कारी प्रभाव मैक्सिकन गेहूं की बौनी किस्मों पर पड़ा। इसके बाद चावल के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई, हालांकि दलहन और तिलहन इसके प्रभाव से काफी हद तक अछूते रहे। अगला प्रश्न है आपका कि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन, गृहिणियों द्वारा घर में दी जाने वाली अवैतनिक सेवाएं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित समय में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। विदेशी कंपनियों का देश के भीतर उत्पादन इसमें शामिल होता है। हालांकि जो सेवाएं बाजार में नहीं बेची जाती या जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, जैसे गृहिणियों की अवैतनिक सेवाएं या खुद के उपयोग के लिए उगाई गई सब्जियां, उन्हें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पूंजी बाजार और स्टॉक एक्सचेंज की दैनिक शब्दावली में तेजड़िया और मंदड़िया शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किन लोगों के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बेसट्टेबाज जो बाजार की कीमतों के भविष्य पर क्रमशः ऊपर जाने या नीचे जाने की उम्मीद करते हैं। ऊपर जाने की जो उम्मीद करते हैं उन्हें तेजड़िया कहते हैं और जो नीचे जाने की उम्मीद करते हैं उन्हें मंदड़िया यानी कि बियर कहते हैं। शेयर बाजार में तेजड़िया बुल वह निवेशक या सट्टेबाज होता है जो यह उम्मीद करता है कि बाजार में शेयरों की कीमतें बढ़ेंगी यानी कि बाजार ऊपर जाएगा। इसके विपरीत मंदड़िया यानी कि बियर वह व्यक्ति होता है जिसे लगता है कि कीमतें गिरेंगी, बाजार नीचे जाएगा और वह तदनुसार शेयरों की बिक्री करता है, शॉर्ट सेलिंग।
अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई दोनों विदेशी पूंजी के स्रोत हैं। इन दोनों के बीच सबसे बुनियादी और मुख्य अंतर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो एक स्थायी दीर्घकालिक निवेश है जिसमें प्रबंधन नियंत्रण भी मिलता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश आमतौर पर शेयर बाजार में किया गया अल्पकालिक निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई भौतिक संपत्तियों में किया गया दीर्घकालिक निवेश है जिसमें विदेशी निवेशकों को मैनेजमेंट में नियंत्रण और हिस्सेदारी मिलती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के केवल रिटर्न कमाने के उद्देश्य से विदेशी संपत्तियों जैसे शेयर बांड में किया गया अल्पकालिक निवेश है जिसे संकट के समय आसानी से निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखने वाली ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थाओं में से एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों को किस प्रकार की और किस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से उबरने के लिए अल्पकालिक ऋण। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। जब कोई सदस्य देश अपने अंतरराष्ट्रीय आयात बिलों और ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो आईएमएफ उसे इस संकट से बाहर निकालने के लिए कड़ी शर्तों के साथ अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक समूह में शामिल 5 प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से किस संगठन को दुनिया के सबसे गरीब और अल्प विकसित देशों को ब्याज मुक्त ऋण देने के कारण उदार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। आईडीए विश्व बैंक समूह की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को आर्थिक विकास और असमानता कम करने के लिए शून्य ब्याज दर पर बहुत लंबी अवधि 30-40 वर्ष के ऋण या अनुदान देता है, इसलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनसांख्यिकी और रोजगार संरचना के अनुसार वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या में सबसे बड़ा और प्रमुख हिस्सा किस वर्ग के लोगों का है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि में लगे कृषक, काश्तकार और कृषि मजदूर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या लगभग 481 मिलियन थी, जिसमें से 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 54.6% अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें कृषक, काश्तकार और कृषि मजदूर शामिल हैं। यह भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस 80 प्रश्नों के सेट में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपको यह सेट कैसा लगा। प्रयास किया गया है कि बहुत उपयोगी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट प्रश्नों को शामिल किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और आपने भली भांति इसको अटेंड किया होगा। रही बात आज के सेशन की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसमें वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, थ्योरी नोट्स होते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान और रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। लगातार हम आपको एग्जाम तक कंटेंट उपलब्ध करा देते हैं जिसमें बहुत सारी रिवीजन पीडीएफ्स होती हैं जिसके द्वारा आपकी तैयारी बहुत आसान और सुव्यवस्थित हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,